हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो क्लिप में हमने एग्रीकल्चर फिजिक्स में प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन को देखा था। आज हम प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को देखेंगे। तो श्रेणी क्रम संयोजन में आपने देखा था कि जैसे जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधकों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। जैसे R1, R2, R3 तीन प्रतिरोध के चालक एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध या उनका परिणामी प्रतिरोध तीनों का जोड़ हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी प्रतिरोध लगातार बढ़ता जाता है। अगर उसमें और प्रतिरोध जोड़ दें, R4 भी जोड़ दें, तो R4 भी उसमें जुड़ करके आ जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो कई प्रतिरोध एक साथ जुड़े होते हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध बढ़ करके आता है, जुड़ते हुए आता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में अगर कई प्रतिरोध एक साथ जुड़ रहे हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध कैसे प्रभावित होता है, कैसे निकलता है, उसको हम देखेंगे। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो क्लिप में ही देख चुके हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, और दोनों बिंदुओं को एक सेल से ले जाकर के जोड़ देते हैं। कैसे कि पहला प्रतिरोध मान लीजिए हमारा ये AB है, जिसका मान R1 है, और दूसरा प्रतिरोध CD है, जिसका मान R2 है, और तीसरा प्रतिरोध EF है, जिसका मान R3 है। इसी तरह से अन्य प्रतिरोध भी होंगे। अब इन सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका पहला सिरा है, और ये इसका पहला सिरा है, इनको एक साथ जोड़ देंगे। एक बिंदु पर ले जाकर के इस तरह से जोड़ दिया, और दूसरा सिरा, ये पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा है, ये दूसरे का दूसरा है, और ये तीसरे का दूसरा है। तीनों सिरों को फिर एक साथ जोड़ दिया इस तरह से। अब ये दो बिंदु हमको मिली, मान लेते हैं ये P है और ये क्या है, Q है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच हम क्या लगा देते हैं, विद्युत सेल लगा देते हैं या विद्युत स्रोत लगा देते हैं इस तरह से। और ये जो विद्युत सेल है वो इस पूरे परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, ये बिंदु है और ये बिंदु है, इनके बीच भी विभवांतर आरोपित कर देता है। तो ये हमारा हो गया विद्युत सेल। और ये तीन प्रतिरोध हो गए जिनके मान R1, R2, R3 हैं। तीनों के पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों बिंदुओं को हमने विद्युत सेल से जोड़ दिया। तो ये हमारा हो गया प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। क्या हो गया, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी कि जैसे ये विद्युत सेल इस पूरे परिपथ में अगर धारा I प्रवाहित कर रहा है, यानी ये जो धारा विद्युत सेल से निकली है उसकी तीव्रता I है, तो ये धारा I यहाँ पर आने के बाद तीन भाग में बढ़ जाएगी। एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, और तीनों भागों में धारा का मान अलग अलग होगा, I1, I2, I3 इस तरह से। अगर ये प्रतिरोध अलग अलग हैं तो धारा का मान अलग अलग होगा, और प्रतिरोध अगर सेम है तो धारा का मान एक बराबर होगा। उसको हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम ये मान के चल रहे हैं कि तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग है, तो धारा का मान इसमें पहले वाले प्रतिरोध में I1, दूसरे वाले प्रतिरोध में I2 और तीसरे वाले प्रतिरोध में I3 चल रही है। और ये I1 धारा इस तरह से बहते हुए इस तरह से, और यहाँ की I2 धारा इस तरह से बहते हुए, तो ये I1 धारा हो गई, ये I2 धारा हो गई, और ये I3 धारा भी इस तरह से बहते हुए यहाँ पर पहुँचेगी, I3 धारा। और तीनों मिल करके फिर जैसे ये I धारा तीन भाग में बटी है, I1, I2, I3, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो I के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से ये I1, I2, I3 अलग अलग आ करके इस बिंदु Q पर मिल रही हैं, तो ये धारा I1 प्लस I2 प्लस I3 मिल करके फिर ये I बन जाती है। तो ये हमारा हो जाता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग बढ़ जाती है
और पूरा का पूरा धारा यहाँ पर आई हो जाती है, यहाँ पर भी आई हो जाती है। दूसरी बात ध्यान देनी है कि ये जो विद्युत सेल विभवांतर आरोपित करता है, ये विभवांतर इन दोनों बिंदुओं के बीच होता है। यहाँ का विभव यहाँ पहुँच गया और यहाँ का विभव यहाँ पहुँच गया, तो P और Q के बीच विभव का अंतर हो गया, यानी P और Q के बीच विभवांतर भी हो गया। और ये विभवांतर भी इस R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच भी रहेगा, R2 प्रतिरोध के सिरों के बीच भी रहेगा और R3 प्रतिरोध के सिरों के बीच भी रहेगा। यानी हर प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर यही होगा, लेकिन हर प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होगा। तो ये हो गया हमारा समांतर क्रम संयोजन। अगर इसको लिखना चाहे तो लिखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत स्रोत आरोपित कर देते हैं। इस संयोजन में मुख्य धारा सभी प्रतिरोधों या इसको आप चालकों कह सकते हैं, चालकों में विभाजित हो जाती है तथा सेल द्वारा आरोपित विभवांतर सभी चालकों के सिरों के बीच होता है। ये हो गया कि सभी प्रतिरोधकों के पहले सिरे को एक बिंदु से दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत सेल आरोपित कर देते हैं और ये जो मुख्य धारा होती है इस सभी चालकों में बढ़ जाती है तथा विद्युत सेल का जो विभवांतर होता है सभी चालकों के सिरों के बीच आरोपित हो जाता है। इतना हमने लिख दिया। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जिसको लिख सकते हैं कि प्रस्तुत परिपथ में R1, R2, R3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें विद्युत धारा क्रमशः I1, I2 एवं I3 है तथा प्रत्येक प्रतिरोध, इसी को चालक भी लिख सकते हैं, के सिरों के बीच विभवांतर भी है। ये इतना हमने लिखा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि चूंकि मुख्य धारा ही I1, I2, I3 में बढ़ रही है, इसलिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I होगा। क्या लिखेंगे कि चूंकि मुख्य धारा I1, I2 एवं I3 में विभाजित है, अतः क्या हो जाएगा, I ही किसके बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। ये समीकरण 1 कह लीजिए। ये जो मुख्य धारा I था ये 3 भाग में बढ़ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये तीनों को जोड़ेंगे तो I के बराबर होगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आगे हम देखते हैं इस प्रतिरोध AB के सिरों के बीच का विभवांतर भी V होगा, BCD के सिरों के बीच का विभवांतर भी V होगा और EF के सिरों के बीच का विभवांतर भी V होगा। तो ओम का नियम अगर लगाएं तो इन सिरों के बीच का विभवांतर V इक्वल टू धारा I1 इंटू प्रतिरोध R1। तो क्या हो जाएगा, ओम के नियम से, ओम के नियमानुसार प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, पहले के लिए V इक्वल टू I1 इंटू R1, यहाँ से निकालेंगे हम I1 का मान, I1 इक्वल टू V अपान R1। इसी प्रकार फिर V इक्वल टू दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 और प्रतिरोध का मान है R2, तो यहाँ से हम निकालेंगे I2 इक्वल टू V अपान R2 ये। और तीसरे प्रतिरोध के लिए हम क्या निकालेंगे, V इक्वल टू I3 इंटू R3 और यहाँ से हो जाएगा I3 इक्वल टू V अपान R3 ये। अब यहाँ से हमारे पास I1 मिल गया, I2 मिल गया, I3 मिल गया। I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2 और I3 इक्वल टू V अपान R3। क्या होगा, समीकरण
समीकरण 1 में I1 I2 एवं I3 का मान रखने पर ये समीकरण 1 है, इसमें I1 का मान रख दें, I2 का मान रख दें और I3 का मान रख दें। क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। ये I1 इक्वल टू V अपान R1, I2 इक्वल टू V अपान R2 और I3 इक्वल टू V अपान R3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? इम्प्लाई दैट I इक्वल टू V कॉमन ले सकते हैं 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये आपके पास हो गया। ये समीकरण 2 हम कह लेते हैं इसको। ये कौन सा समीकरण हो गया? समीकरण 2। अब जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधकों के स्थान पर एक प्रतिरोध लगा दिए थे, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या करेंगे? ये पूरे के पूरे प्रतिरोध को क्या करेंगे? एक प्रतिरोध मान लेंगे। एक प्रतिरोध मान लिया हमने, और इन तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर एक प्रतिरोध रखा है जिसका मान कैपिटल R हो। तो इसकी जगह पूरे अंदर अगर तीनों प्रतिरोध को बॉक्स में डाल दिया और समझ लिया कि यहाँ पर एक प्रतिरोध है जिसका मान R है, तो ये I इंटू R अगर करेंगे तो पूरा विभवांतर भी आ जाएगा। क्या लिखेंगे कि यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध R रख दिया जाए तो ये R क्या होगा? R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो R क्या हो जाएगा? R1 R2 एवं R3 का समतुल्य प्रतिरोध होगा। समतुल्य प्रतिरोध का मतलब कि इन तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध रख दिया गया, तो जो एक प्रतिरोध सिंगल होगा वो तीनों का समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब तीनों के स्थान पर एक प्रतिरोध रख दिया गया, तो परिपथ कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये एक ठो प्रतिरोध R और इसके बीच ये सेल लग गया है, और यहाँ का धारा I, ये धारा I ये वाली है, और इन तीनों की जगह पर एक ही प्रतिरोध R रख दिए, और इसका भी विभवांतर भी है। तो अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर V हो जाएगा, और V इक्वल टू क्या लिख देंगे? I इंटू R लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? अतः अब क्या हो जाएगा? V इक्वल टू I इंटू R। अतः V इक्वल टू I इंटू R हो गया। यहाँ से क्या हो जाएगा? I बराबर V अपान R। ये इक्वेशन 3 हम निकल लिया। और इक्वेशन 3 को देखिए और इक्वेशन 2 को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड दोनों में I है और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? इक्वेशन 2 एवं 3 से, इक्वेशन 2 एंड 3 से लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर जाएंगे। V लिख देंगे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 इक्वल टू V अपान R। और यहाँ से V का दोनों तरफ गुणा है, या कह लें कि V को अगर इधर ले जाए तो V चला जाएगा नीचे और V से कट जाएगा। तो क्या बचाएगा यहाँ पर? 1/R। क्या हो जाएगा? इम्प्लाई दैट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू, ये भी इधर चला गया नीचे हो गया, और ऊपर का भी नीचे के V से कट गया, तो क्या बचेगा? 1/R। ये समांतर क्रम संयोजन में जो समतुल्य प्रतिरोध R है उसका संबंध R1 R2 R3 से इस प्रकार है। यानी समतुल्य प्रतिरोध R का अगर उल्टा करके देखें तो अलग अलग प्रतिरोध के उल्टा करके उसके योग के बराबर हो जाता है। तो इसको लिखेगा कि अतः समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध
का व्युत्क्रम यानी उल्टा अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर हो जाता है। ये हमारा समांतर क्रम संयोजन हुआ कि 3 प्रतिरोध हैं, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा R, उसका उल्टा करके देखेंगे तो अलग अलग प्रतिरोध के उल्टा करके योग के बराबर हो जाएगा। अगर इसमें 3 प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध हो यानी n प्रतिरोध हो, R1 R2 R3 डॉट 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 Rn प्रतिरोध हो, तो क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ता चला जाएगा कहाँ तक, n बार तक। क्या हो जाएगा, यदि परिपथ में n प्रतिरोध हो जिनके मान क्रमशः R1 R2 R3 डॉट 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 Rn हो, तो समतुल्य प्रतिरोध R के लिए क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। ये एक फार्मूला बन गया। अब यहीं से अगर सभी प्रतिरोधों के मान एक समान हो, जिसको हम स्मॉल r लिख लें, स्मॉल r का ये भी, स्मॉल r का ये भी, स्मॉल r का ये भी, आगे भी स्मॉल r के सब हों, तो R1 R2 R3 की जगह क्या हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा। और n प्रतिरोध इस प्रकार के हों तो क्या लिखेंगे कि यदि सभी n प्रतिरोधों के मान एक समान स्मॉल r हो, तो अब यहाँ से क्या बन के आएगा, 1/R इक्वल टू 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r डॉट 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 प्लस 1/स्मॉल r, कितनी बार, n बार। अब ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1/R इक्वल टू 1/R 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 n बार अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा n इंटू 1/R। और ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1/R इक्वल टू n/R, या इसी को हम लिख सकते हैं R इक्वल टू स्मॉल r बटा n। ये एक फॉर्मूला और बन के आता है। यानी अगर एक प्रतिरोध का मान स्मॉल r है और इस तरह के n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एक प्रतिरोध में n से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहीं से एक सवाल बन के आता है आपके सामने कि यदि 5 ओम के 10 प्रतिरोध 5 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो कितने प्रतिरोध हैं, 10 प्रतिरोध हैं, n इक्वल टू क्या लिख देंगे, 10, और एक प्रतिरोध का मान कितना है, 5 ओम है, यानी स्मॉल r इक्वल टू 5 है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r इक्वल टू एक प्रतिरोध का मान है 5 और कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, 10 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो 5/10 का मतलब 1/2। तो क्या हो गया कि एक प्रतिरोध का मान 5 ओम था, ऐसे ही 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े गए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, घट करके आधा हो गया। एक प्रतिरोध का 5 था और 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ गए तो घट करके क्या हो गया, आधा हो गया, यानी बहुत कम प्रतिरोध हो गया। और इसके विपरीत अगर 10 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो क्या होता, n इंटू r हो जाता। पिछले वीडियो क्लिप में आप देखें कि अगर n बराबर क्या हो, 10 हो और स्मॉल r इक्वल टू 5 हो और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया हो, तो वहाँ पर आप देखें थे r इक्वल टू n इंटू स्मॉल r, n का मान है 10 और स्मॉल r का मान है 5, तो क्या हो गया, 50 ओम हो गया। क्या हो गया, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो 50 ओम आ गया, यानी प्रतिरोध 10 गुना बढ़ गया, और समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो प्रतिरोध क्या आ गया, आधा ओम आ गया, यानी 10 गुना कम हो गया। तो क्या आप देखें कि श्रेणी क्रम में जुड़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है और समांतर क्रम में जुड़ने पर प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। इसको सामान्य तरह से आप देख सकते हैं 2 फिगर बना करके। जैसे सामान्यतः 3 प्रतिरोध अगर हो इस तरह से R1 R2 R3, ये R1 R2 R3 ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और यही 3 प्रतिरोध हम समांतर क्रम में इस तरह जोड़ते हुए हैं
ये समांतरकरण हो गया, इसमें धारा I चल रही है और इसमें भी धारा I चल रही है। तो आप जानते हैं कि धारा के मार्ग में जो रुकावट होता है उसी को प्रतिरोध कहते हैं। ये चालक इस धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये धारा ऐसे चल रही है, इसमें रुकावट, ये भी प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ये भी प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, ये भी प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और ये I क्या है, इसी रास्ते से जाना है इसको। तो तीनों चालकों से लड़ेगा। इस चालक के प्रतिरोध R1 से लड़ेगा, इससे लड़ेगा और इससे लड़ेगा, लड़ करके पार करेगा। तो इसका प्रतिरोध क्या हो गया, इसका इस I का विरोध ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो कुल मिलाकर के प्रतिरोध क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगे। व्यवहार की भाषा में आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस I के लिए 3 मार्ग हो गए, तो किसी भी रास्ते से वो निकल सकता है, यहाँ पर अवरोध कम हो जाएगा। यहाँ पर इस I के लिए एक ही रास्ता है और इस रास्ते पर तीनों प्रतिरोध लगे हुए, तीनों रोकेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध जुड़ता जाएगा और यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस व्यवहारिक भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। तो आज हमने देखा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, जिसमें हमने समतुल्य प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 डॉट डॉट करके 1/Rn को देखा। और आगे हमने देखा कि यदि प्रतिरोध एक समान हो तो कैसे R = क्या हो जाता है, एक प्रतिरोध का मान बटे क्या हो जाता है, जितने प्रतिरोध लगे होते हैं n। और इस तरह से हमने देखा कि समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान घट जाता है, लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। समांतर क्रम संयोजन में अगर n प्रतिरोध एक समान हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, R/n हो जाता है। n का भाग दे करके हम निकालते हैं। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में यदि समान मान के n प्रतिरोध जुड़े हुए हों तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाता है, एक प्रतिरोध में n से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से आप देखें। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।